टुडे जीके में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या फिर 10 मई? सही जवाब है 8 मई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। इस साल के इस दिवस की थीम थी द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। इस दिवस के आयोजन का मकसद थैलेसीमिया नामक रक्त विकार के बारे में जागरूकता फैलाना है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी डुनेंट के जन्मदिवस के स्मृति में होता है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि हेनरी डुनेंट नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 10 मई या फिर 11 मई? सही जवाब है 9 मई। 9 मई यानी आज दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस साल के इस दिवस की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस दिवस को मनाने का मकसद प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें संरक्षित करना है। इस मकसद को हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ये कैंपेन 2 यूएन संधियों के तहत आयोजित हो रहे हैं। ये संधियां हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप जारी किया है? झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप हाल ही में लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को सहायता देना ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। यह ऐप कौशल से जुड़ी नौकरियां और आजीविका प्रदान करने के अलावा स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी मदद करेगा। इन प्रवासियों का डेटा संग्रहण राज्य के राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से विकसित एप्लीकेशन के जरिए किया जाएगा। इस ऐप में शेल्टर सेंटर में रहने वाले उन व्यक्तियों और प्रवासियों का पूरा ब्यौरा भी होगा जो कि अन्य राज्यों से सीधे अपने घर पहुंच गए हैं। ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को स्टेट बेस्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल, हाल ही में पाकिस्तान ने चिनाब नदी के प्रवाह में कमी का दावा किया है। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि हुई थी? 1960, 1965, 1970 या फिर 1975? सही जवाब है 1960। हाल ही में पाकिस्तान ने चिनाब नदी के प्रवाह में कमी का दावा किया है। हालांकि भारत ने इस दावे को बेबुनियाद करार दिया है। चेनाब सिंधु प्रणाली का एक हिस्सा है। चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण हुआ है। सिंधु प्रणाली में मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल हैं। बात करें सिंधु नदी जल संधि की तो इस पर भारत और पाकिस्तान ने 1960 में हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदियों के रूप में, जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल किया गया। रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत को विशेष रूप से आवंटित किया गया है, जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी भारत के साथ साथ पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1960। अगला सवाल, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा में समय की बचत के मकसद से हाल ही में 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का उद्घाटन किया गया। यह सड़क कहां से कहां तक के लिए बनाई गई है? दार्जिलिंग से मानसरोवर, मनाली से लिपुलेख, गंगटोक से मानसरोवर या फिर धारचूला से लिपुलेख? सही जवाब है धारचूला से लिपुलेख। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के धारचूला से चीन की सीमा से लगने वाले लिपुलेख तक एक सड़क का उद्घाटन किया। सड़क की लंबाई 80 किलोमीटर है। यह सड़क घटिया बगड़ से निकलती है और कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार यानी लिपुलेख दर्रे पर जाकर खत्म हो जाती है। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा में समय की बचत के मकसद से इस सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी, जबकि पहले यह 2 से 3 सप्ताह में पूरी होती थी। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के 2 अन्य सड़क मार्ग सिक्किम और नेपाल के रास्ते से होकर जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं।
हाल ही में किस संस्था ने ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज HMAbs को कोविड-19 के इलाज के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? CSIR, DRDO, ICMR या फिर CDRI? सही जवाब है ऑप्शन ए, CSIR। हाल ही में CSIR ने ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी। यह एंटीबॉडी मरीजों में कोविड-19 के असर को बेअसर कर सकती है। न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI के तहत CSIR ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ NCCS यानी नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, IIT इंदौर और प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था? कॉलिन मैकेंजी, थॉमस हिकी, जॉन M फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल? सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉलिन मैकेंजी। हम्पी के खंडहरों को 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक इंजीनियर द्वारा प्रकाश में लाया गया था। उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। मैकेंजी दरअसल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। 1754 में जन्मे मैकेंजी ने एक इंजीनियर, सर्वेयर और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी। 1821 में अपनी मृत्यु तक वह इस पद पर बना रहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन डी। साक्ष्यों के मुताबिक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में की थी। इस साम्राज्य के कई हिस्सों ने पहले के शक्तिशाली राज्यों मसलन तमिलनाडु के चोलों और कर्नाटक के होयसलों के राज्य का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासकों ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। अपने आप को राय कहने वाले विजयनगर के शासकों ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया। जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, वहीं समकालीन लोगों द्वारा इसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य किन नदियों के दोआब क्षेत्र के अंतर्गत आता था? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, कावेरी और गोदावरी या फिर कृष्णा और पेरियार? सही जवाब है कृष्णा और तुंगभद्रा। विजयनगर को विजय का शहर के नाम से भी जानते थे। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण भाग तक फैला था। 1565 में इस पर आक्रमण हुआ था और 17वीं-18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह नष्ट हो गया था। लेकिन फिर भी यह कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में बचा रहा। उन्होंने इस क्षेत्र को हम्पी नाम दिया। गौरतलब है कि विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय के शासन के दौरान कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को हासिल कर लिया गया था। इस दोआब को रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा और तुंगभद्रा। अगला सवाल, कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसका संबंध सुलु वंश से था। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की एक रचना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही जवाब है 1 और 3। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक था। साम्राज्य का विस्तार और मजबूती प्रदान करना कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता रही थी। इन्होंने अपने शासनकाल में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को हासिल किया था। साथ ही ओडिशा के शासकों और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित भी किया था। गौरतलब है कि विजयनगर साम्राज्य पर जिस वंश का सबसे पहले शासन था उसका नाम है संगम वंश। 1485 तक विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश का नियंत्रण था। इसके बाद 1503 तक सुलु वंश का शासन था। इसके बाद तुलु वंश ने उनका स्थान ले लिया था। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबंध रखते थे। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की ही एक रचना है। इसे तेलुगु भाषा में लिखा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी।
अगला सवाल, किस वर्ष हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था? 1976, 1980, 1983 या फिर 1986? सही जवाब है 1986। 20वीं शताब्दी में विजयनगर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया जाने लगा। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद 1980 के दशक की शुरुआत में विजयनगर के अवशेषों का प्रलेखन करने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। गौरतलब है कि 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की पहली डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ली थी। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। तो इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन डी। अब आइए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइमू-4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस, चीन, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया? तो इस अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो इस अभ्यास प्रश्न के जवाब के साथ मिलेंगे और साथ ही नए सवालों और उनके जवाब के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए।